कल हमने आपको एक महत्वपूर्ण चैप्टर की बात किया था, पोस्ट मेंडेलियंस लॉ, मतलब मेंडल के नियमों के अपवाद। तो मेंडल के नियमों के अपवाद में आपने क्या क्या पढ़ा था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और प्लियोट्रॉपी, ठीक है, और लीथल जीन। तो कुल मिला के आपने देखा कि मेंडल के नियमों का से विचलन क्यों दिखाई दिया, या मेंडल के नियम उन पर लागू क्यों नहीं होते, क्योंकि आपने समझा कि वो इंटर एलिलिक या इंटरजेनिक क्रॉस थे। क्लियर ना? अर्थात उन दो जीनों के बीच की अंतःक्रिया थी जो अलग अलग होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में थे। मेंडल के नियम कैसे थे? एलिलिक क्रॉस के उदाहरण थे। ठीक है, अब इंटरजेनिक या नॉन एलिलिक क्रॉस के उदाहरण और भी हैं जो आप देखें। इंटर एलिलिक या इंटरजेनिक सप्लीमेंट्री जीन, इसका F2 का रेशियो आता है 9:3:4। कम्प्लीमेंट्री जीन जिसका F2 का रेशियो आता है 9:7। इपिस्टेसिस के दो प्रकार हैं, डोमिनेंट इपिस्टेसिस और रिसेसिव इपिस्टेसिस, जिसका F2 का रेशियो आता है 12:3:1। रिसेसिव का आता है 9:3:4। आपको ध्यान देना है कि रिसेसिव इपिस्टेसिस का F2 का रेशियो 9:3:4 है और सप्लीमेंट्री जीन के F2 का रेशियो 9:3:4 है। दोनों का सेम है, तो उसमें कुछ अंतर है जो तुम्हें पढ़ना है, मिल जाएगा पढ़ने के लिए यदि चाहोगे तो। डुप्लीकेट जीन, उसका F2 का रेशियो 15:1 है। अर्थात ये 4 प्रकार के जीन हैं जिनकी अंतःक्रिया से F2 जनरेशन में वह अनुपात प्राप्त नहीं हुआ जो मेंडल के द्वारा प्राप्त हुआ था। मेंडल का F2 का रेशियो आप जानते हैं 9:3:1 था, और अर्थात मेंडल के नियमों से विचलन देखा गया। ठीक है, क्लियर ना? आज हम एक नए चैप्टर की बात करते हैं। उस नए चैप्टर का नाम है लिंकेज, जिसे हिंदी में कहते हैं सहलग्नता। इसमें भी आप मेंडल के नियमों से विचलन देखेंगे। तो सहलग्नता की सिनॉप्सिस बना लें आप। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड डिफिनीशन, थर्ड एग्जाम्पल, फोर्थ लिंकेज ग्रुप, फिफ्थ लिंकेज परसेंटेज, सिक्स्थ टाइप, सेवंथ फैक्टर इफेक्टिंग ऑन लिंकेज, लिंकेज को प्रभावित करने वाले कारक, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज मतलब लाभ और हानि, लिंकेज के क्या लाभ हैं और क्या हानि है। कुल मिला के 8 छोटे छोटे हेड्स हैं जिनके आधार पर आप लिंकेज को डिस्क्राइब कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है आपको समझें कि मेंडल के द्वारा दिया गया जो डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपको फिनोटाइप रेशियो क्या प्राप्त हुआ था? 9:3:3:1 था, तथा उसका जो टेस्ट क्रॉस था, ये मेंडल के नियमों का डाई हाइब्रिड क्रॉस बताया था आपको, जिसके F2 रेशियो था। टॉल और एक्जिलरी का क्रॉस किससे किया गया था? डॉर्फ और टर्मिनल से। तो F1 में क्या मिला था? टॉल और एक्जिलरी फ्लावर वाला पौधा। अब क्या किया देखना, ये F1 का पौधा है, इसका आप रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? टेस्ट क्रॉस। F1 का रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराना क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में आपको F2 रेशियो मिला। F2 में 4 पौधे मिले आपको, टॉल एक्जिलरी, टॉल टर्मिनल, ड्वार्फ एक्जिलरी और ड्वार्फ टर्मिनल, और चारों पौधे का अनुपात आपको 1:1:1:1 था। अर्थात मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था उसका F2 का रेशियो क्या मिला था आपको? 9:3:3:1, तथा टेस्ट क्रॉस का अनुपात मिला आपको 1:1:1:1 था। ठीक है, बाद में ध्यान से सुने, बाद में कुल मिला के मैं कहूँ यहाँ कि उसने जो 2 लक्षण लिए थे, कौन कौन सा? टॉल और एक्जिलरी, एक लंबाई का गुण था, दूसरा पुष्पकी स्थिति का गुण था। तो उन दोनों गुण का स्वतंत्र रूप से अभ्युहन हुआ था एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। क्यों हुआ था? क्योंकि दोनों जो है अलग अलग होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में थे। हमने बताया था कि उसने 7 जोड़ी गुणसूत्र
युक्त पौधा लिया था जिसका नाम था मटर, और उसने 7 ही लक्षण लिए थे, और प्रत्येक लक्षण में क्या हुआ था बताएं आप, प्रत्येक लक्षण अलग अलग समजात गुण सूत्र के जोड़े में था। तो जो स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम था उसमें हमने 2 लक्षणों, कौन कौन सा, टाल, एक लंबाई का गुण था और दूसरा पुष्प की स्थिति का गुण था, और ये दोनों गुण जो है अलग अलग क्रोमोसोम में स्थित थे, अलग अलग समजात गुण सूत्र के जोड़े में थे, अलग अलग समजात गुण सूत्र के जोड़े में थे, इसीलिए इन दोनों गुणों का स्वतंत्र रूप से अभ्यूहन हुआ। यदि वो सपोज करिए कि दोनों गुण एक समजात गुण सूत्र के जोड़े में होते, या इन दोनों गुण के जीन एक ही समजात गुण सूत्र में होते, तो स्वतंत्र अभ्यूहन नहीं होता। ये बहुत क्लियर समझना है बात को। स्वतंत्र अभ्यूहन क्यों हुआ था? क्योंकि प्रत्येक लक्षण अलग अलग समजात गुण सूत्र के जोड़े में था, इसीलिए मेंडल सफल हुआ था। लेकिन बाद में जो वैज्ञानिक है, एक वैज्ञानिक का नाम यहाँ लिखा है, बेटसन और पुन्नेट, सन 1909 में इन्होंने एक लेथाइरस ओडोरेटस, कौन सा पौधा है, लेथाइरस ओडोरेटस, ये पौधा नाम है तेवड़ा का। तेवड़ा क्या है आपको बता दूं कि जो चने की दाल में एक दूसरी दाल मिक्स करते हैं और वो दाल मिक्स करते हैं तेवड़ा की, ठीक है, तो उसी का वैज्ञानिक नाम है लेथाइरस ओडोरेटस। तो बेटसन और पुन्नेट ने सन 1909 में एक पौधा है जिसका नाम क्या है, लेथाइरस ओडोरेटस, उसमें उसने प्रयोग किया, तो उसका प्रयोग से जो परिणाम उसे प्राप्त हुआ वह मेंडल के नियम से भिन्न था। तो आप समझें, इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखेंगे आप, जो मैंने बताया आपको कि मेंडल ने डाईहाइब्रिड क्रॉस में 2 लक्षणों को लेकर संकरण कराया था और दोनों लक्षण का स्वतंत्र रूप से अभ्यूहन हुआ था, और F2 रेशियो में 9:3:1 का अनुपात प्राप्त हुआ था, तथा टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या था, 1:1:1 था। लेकिन बाद में जो वैज्ञानिक है बेटसन और पुन्नेट, उन्होंने किस पर प्रयोग किया है, लेथाइरस ओडोरेटस में, और लेथाइरस ओडोरेटस में जो प्रयोग किया है उसमें उसने देखा कि F2 का जो रेशियो था, टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो था वो 1:1:1 प्राप्त नहीं हुआ। इसका महत्वपूर्ण कारण था कि अलग अलग समजात गुण सूत्र में 2 लक्षण के जीन नहीं थे, एक ही समजात गुण सूत्र के जोड़े में 2 लक्षणों के जीन थे। देखें आप दूसरा सेकंड पॉइंट देखें, डिफिनीशन। सेकंड नंबर, डिफिनीशन। अच्छे से समझ जाएंगे आप। एक समजात गुण सूत्र का जोड़ा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है एक गुणसूत्र है और एक गुणसूत्र है। आप जानते हैं गुणसूत्र जोड़े में रहते हैं, ठीक है। इस गुणसूत्र के जोड़े में आप देखें कैपिटल ए कैपिटल बी, और यहाँ है कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है। अर्थात कैपिटल ए और कैपिटल बी एक ही समजात गुण सूत्र के जोड़े में 2 जीन है। तो मैं आपसे बात करूं, कैपिटल ए, यदि मान लो सपोज करिए इनमें मियोसिस हो, इस कोशिका में मियोसिस होगा, तो फिर आपसे मैं बात करूंगा, ये दोनों गुणसूत्र अलग हो जाएंगे, और दोनों गुणसूत्र अलग हो जाएंगे, और दोनों के जो जीन हैं कैपिटल ए और कैपिटल बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी, ये दोनों आप देख रहे हैं साथ साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अर्थात कैपिटल ए और कैपिटल बी जीन ये कहलाएंगे कौन से जीन, लिंक्ड जीन। लिंक्ड जीन क्या कहलाएंगे, लिंक्ड जीन। और लिंक्ड जीन का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना लिंकेज कहलाता है। तो क्या बताएंगे आप, एक गुणसूत्र पर स्थित जीन लिंक्ड जीन कहलाते हैं, जिसे एक उदाहरण के द्वारा बताया गया है। कैपिटल ए और कैपिटल बी जीन लिंक्ड जीन कहलाएंगे, और लिंक्ड जीन का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ये क्या कहलाता है,
लिंकेज। यहाँ पर मैं तुम्हें क्लियर कट बता दूं, यहाँ पर ये दो जीन दो अलग अलग लक्षणों को निर्धारित करते हैं और दोनों दो लक्षणों को निर्धारित करते हैं और दोनों लक्षणों को निर्धारित करने वाले जीन एक ही समजात गुणसूत्र के जोड़े में हैं। मेंडल में क्या हुआ था कि अलग अलग लक्षणों को निर्धारित करने वाले जीन अलग अलग जोड़े में थे। ठीक है, क्लियर ना? तो डिफिनेशन क्लियर हो गई। अब तीसरा पॉइंट देखें। एग्जाम्पल, तीसरा पॉइंट क्या है? एग्जाम्पल। अब देखना आप किस पर काम किया है बेटसन और पुन्नेट ने। लेथायरस ओडोरेटस बता चुका हूं मैं। तो लेथायरस ओडोरेटस में दो पौधे का उसने चयन किया और वो दो पौधे कौन थे? कैपिटल बी, कैपिटल एल, कैपिटल एल। और ये लेथायरस ओडोरेटस या तेवड़ा का जो पौधा है उसमें ब्लू फ्लावर था प्लस लॉन्ग पॉलन ग्रेन। और दूसरा पौधा उसने जो लिया स्मॉल बी स्मॉल एल, ये कैसा था? रेड फ्लावर था और राउंडेड पॉलन ग्रेन था। रेड प्लस मैं राउंडेड साइड में लिख रहा हूँ, तुम्हें नहीं लिखना, पूरा लिखना है। तो दो पौधे लिया उसने। पहला पौधा था जिसमें पुष्प कैसे थे? ब्लू थे और परागकण लॉन्ग थे। दूसरे पौधे में रेड फ्लावर था और राउंडेड पॉलन ग्रेन थे। ठीक है, वैसा ही बना लें आप जैसा इसके पहले आपने बनाया था। क्या? फीमेल मेल, और इसको P1 कर लो और इसको कर लो P2। इनके दोनों के बीच में संकरण की प्रक्रिया हो रही है। तो इसमें कैपिटल बी कैपिटल एल और इसमें आएगा स्मॉल बी स्मॉल एल। दोनों को आप मिला दें तो कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। ठीक, क्लियर ना? ये क्या कहलाएगा? F1 पीढ़ी का जो पौधा होगा वो ब्लू फ्लावर प्लस लॉन्ग पॉलन ग्रेन वाला होगा। ब्लू फ्लावर प्लस लॉन्ग पॉलन ग्रेन, अर्थात क्लियर हो गया कि जो ब्लू फ्लावर है वो रेड फ्लावर के ऊपर डोमिनेंट है, लॉन्ग पॉलन ग्रेन राउंडेड पॉलन ग्रेन के ऊपर डोमिनेंट है। यहाँ प्रभाविता के नियम की पुष्टि हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद वो टेस्ट क्रॉस करेगा। कौन करेगा? बेटसन और पुन्नेट। तो टेस्ट क्रॉस में क्या करेगा देखना। F1 का पौधा क्या था? कैपिटल बी ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पॉलन ग्रेन था। इसका रिसेसिव पेरेंट देखें, रेड और राउंडेड पॉलन ग्रेन। ये क्या कहलाएगा? टेस्ट क्रॉस। इसको लिख दें आप F1 और ये क्या कहलाएगा? P2 या रिसेसिव पेरेंट। इससे 4 गैमीट बनेंगे और 4 गैमीट जो बनेंगे उसको आप लिख लें कैपिटल बी कैपिटल एल। गैमीट बनने के नियम बता चुका हूँ और तुम्हें भी गैमीट बनने के नियम की प्रैक्टिस करना है। फिर दूसरा बनेगा कैपिटल बी स्मॉल एल, तीसरा बनेगा स्मॉल बी कैपिटल एल और चौथा बनेगा स्मॉल बी स्मॉल एल। और इससे एक ही गैमीट बनेगा, इसका नाम होगा स्मॉल बी स्मॉल एल। अब आप मिला दें कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। दूसरा बनेगा कैपिटल बी स्मॉल एल स्मॉल एल। तीसरा बनेगा स्मॉल बी स्मॉल एल कैपिटल एल स्मॉल एल। चौथा बनेगा, चारों स्मॉल हो जाएंगे और ये कहलाएगी F2 जनरेशन। ठीक है, इसमें 4 प्रकार के आपको पौधे देखने को मिले। 2 पूर्वज जैसे थे। कौन कौन से 2 पूर्वज जैसे थे? ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पॉलन ग्रेन। और
ये देखें आप, रेड फ्लावर और राउंडेड पॉलन ग्रेन ये पूर्वज जैसे थे। और दो आपको नए पौधे प्राप्त हुए, और दो जो नए पौधे प्राप्त हुए कौन से होंगे? ब्लू फ्लावर और राउंडेड पॉलन ग्रेन, और दूसरा प्राप्त हुआ रेड फ्लावर और लॉन्ग पॉलन ग्रेन। मतलब आपको दो नए कॉम्बिनेशन मिले, और ये जो दो थे वो कैसे थे? पैतृक थे या पूर्वज जैसे थे। ठीक है। तो मेंडल क्या कहता है कि इनका अनुपात क्या होना चाहिए? F2 रेशियो टेस्ट क्रास का 1:1:1:1:1 होना चाहिए। तो मेंडल के नियम के अनुसार इनका अनुपात इस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ। कैसा प्राप्त हुआ? 7:1:1:7। अर्थात आपको दिखाई दे रहा है कि जो पैतृक लक्षण है वह संतति में अधिक मात्रा में जा रहे हैं। 7 पौधे क्यों प्राप्त हुए? क्योंकि इनके पैतृक पौधे भी इसी प्रकार थे, ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पॉलन ग्रेन। ये पौधे अधिक प्राप्त क्यों हुए रेड फ्लावर और राउंडेड पॉलन ग्रेन वाला? क्योंकि ये पैतृक पौधे जैसे थे। और आपको ये पौधे कम प्राप्त क्यों हुए? क्योंकि मैं आपको क्लियर कट बता दूं, ये आपको क्रॉसिंग ओवर के दौरान प्राप्त हुए, नया कॉम्बिनेशन। इसको एक बढ़िया से चित्र के द्वारा समझेंगे तो और क्लियर होगा। ये मान लीजिए समजात गुण सूत्र का जोड़ा था, जिसमें कैपिटल बी और कैपिटल एल, इसमें भी कैपिटल बी और कैपिटल एल ये जीन थे। देखें आप, इसमें जो पहुंचेगा एक ही क्रोमोसोम पहुंचेगा, कैपिटल बी कैपिटल एल। यहाँ भी बना लें आप, दूसरे कलर से बना लेना, मैं तो एक ही कलर बना रहा हूँ। यहाँ जो पहुंचेगा स्मॉल बी स्मॉल एल, यहाँ जो पहुंचेगा तो बनाए, कैसे बनाएंगे? कैपिटल बी कैपिटल एल और स्मॉल बी स्मॉल एल। अर्थात आप क्या देख रहे हैं बताओ आप मुझे? आप ये देख रहे हैं कि कैपिटल बी कैपिटल एल से लिंक्ड है और स्मॉल बी स्मॉल एल से लिंक्ड है। अर्थात ये जो दोनों जीन्स हैं, कैपिटल बी जीन कैपिटल एल जीन से साथ जीने और साथ मरने की कसम खाता है। ऐसे स्मॉल बी स्मॉल एल के साथ रहने की कोशिश करता है। अर्थात दोनों लिंक्ड जीन है, इसीलिए आपको ये पौधे यहाँ अधिक प्राप्त हुए, क्योंकि कैपिटल बी कैपिटल एल के साथ लिंक्ड है और स्मॉल बी स्मॉल एल के साथ लिंक्ड है, इसलिए आपको ये पौधे अधिक प्राप्त हुए। ठीक, क्लियर हुई बात ना, कि लिंकेज के कारण आपको अधिक पौधे प्राप्त हुए। दूसरा एक्सपेरिमेंट कैसा है देखें आप। पहले एक्सपेरिमेंट में दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर एक ही पूर्वज में थे, दोनों रिसेसिव दूसरे पूर्वज में थे। अब क्या करेगा देखना आप। ये पहला एक्सपेरिमेंट है किसका? बेटसन और पुन्नेट का। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है देखें आप जल्दी से। सेकंड एक्सपेरिमेंट, उसको आप फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कर देना। सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या करेगा देखना। आप खुद बताएंगे क्या हुआ है। इसमें एक डोमिनेंट कैरेक्टर एक रिसेसिव, इसमें एक रिसेसिव एक डोमिनेंट। क्लियर हुई? कैपिटल बी स्मॉल एल स्मॉल बी कैपिटल एल मिला दें आप, F1 में वही मिलेगा आपको। कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल F1। इसका आप क्या कर दें जल्दी से, टेस्ट क्रॉस करें। टेस्ट क्रॉस में यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है तुम्हें कि रिसेसिव पेरेंट्स कौन सा है, तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है, तो रिसेसिव पेरेंट्स कोई नहीं है। इसलिए रिसेसिव पेरेंट्स के लिए हम पुराने नियम को फॉलो करेंगे ऐसा। ठीक है, इससे 4 गैमीट बनेंगे। कौन कौन से? कैपिटल बी कैपिटल एल कैपिटल बी स्मॉल एल, ये 4 गैमीट बन गए। और इससे एक ही बनेगा
अर्थात देखिए वही मिलेगा जो आपको पहले मिला था। मैं डायरेक्ट बना देता हूँ। कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। दूसरा बनेगा कैपिटल बी स्मॉल एल स्मॉल एल, स्मॉल बी स्मॉल एल कैपिटल एल स्मॉल एल। ठीक है। और चौथा बनेगा स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल। अर्थात पहले प्रयोग जैसे ही F2 में टेस्ट क्लास में आपको ऐसा दिखाई दिए। ठीक है। तो आप देखें कि इसका अनुपात मिला 1:7:7:1। पहले में क्या मिला था आपको? 7:1:1:7। ठीक है। दूसरे में मिला 1:7:7:1। तो ऐसा क्यों मिला? क्योंकि देखें आप यहाँ पर कौन से दो जीन लिंक्ड हैं बताएं आप। कैपिटल बी किसके साथ लिंक्ड है? स्मॉल एल के साथ। यहाँ पर क्या है? स्मॉल बी किसके साथ लिंक्ड है? कैपिटल एल के साथ। इसलिए आपको ये पौधे कौन कौन से, ब्लू फ्लावर और राउंडेड पॉलन ग्रेन वाले, और दूसरे रेड फ्लावर और लॉन्ग पॉलन ग्रेन वाले पौधे साथ साथ मिले, और बाकी एक एक पौधे मिले, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल बी स्मॉल एल से और स्मॉल बी कैपिटल एल के साथ लिंक्ड है। ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई ना। बेटसन और पुन्नेट ने जो इसको समझाया है, ये बताने के लिए उसने एक थ्योरी दिया है जिसे कहते हैं, उस थ्योरी का नाम है रिपल्सन एंड कपलिंग थ्योरी। रिपल्सन एंड कपलिंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? रिपल्सन एंड कपलिंग थ्योरी। रिपल्सन मतलब दूर होना और कपलिंग मतलब साथ रहना। तो आपने देखा कि जब दोनों प्रभावी लक्षण एक जनक में थे, पहला प्रयोग मैंने बताया था, दोनों अप्रभावी लक्षण दूसरे जनक में थे। दूसरे प्रयोग में क्या था? एक जनक में एक प्रभावी और एक अप्रभावी था, दूसरे जनक में भी एक प्रभावी और एक अप्रभावी था। ठीक है। तो आपने देखा कि पहले प्रयोग में आपने देखा कि दोनों प्रभावी लक्षण एक जनक में थे, दूसरे अप्रभावी लक्षण दूसरे जनक में थे। तो दोनों प्रभावी लक्षण साथ साथ रहते हैं और दोनों अप्रभावी लक्षण भी साथ साथ रहने का प्रयास करते हैं। मतलब कैपिटल बी कैपिटल एल के साथ रहने का प्रयास करता है, स्मॉल बी स्मॉल एल के साथ रहने का प्रयास करता है, जिसे उसने क्या कहा? कपलिंग। कपलिंग मतलब साथ साथ रहना। किसका किसका साथ रहना? दोनों प्रभावी लक्षणों का और दोनों अप्रभावी लक्षणों का। ठीक है। इसके विपरीत क्या हुआ था? जब एक प्रभावी और एक अप्रभावी लक्षण साथ थे तो संतति में भी साथ साथ जाते हैं। कौन कौन से? एक प्रभावी और एक अप्रभावी। इसे कहा रिपल्सन। तो क्लियर हुआ। पहला उदाहरण कपलिंग का था और दूसरा उदाहरण था रिपल्सन का। आगे की बात हम बाद में बताएंगे। ठीक है। जो समझ में ना आए तो प्रश्न पूछा करो, टेलीफोनिक या व्हाट्सएप के माध्यम से, तो हमें लगे कि तुम पढ़ रहे हो। अन्यथा हमारे पसीने बहाने का कोई मतलब नहीं होगा। ओके।